अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हुकूमती मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म होगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख अनाउंस करेगा। और इंतखाबात से पहले जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो इंतखाबी इस्लाहात हैं, उसके ऊपर फ़ौरी तौर पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह डिजिटल कर्ज में फंसे एक गरीब शख्स ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर, नवीर चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, कहा यह जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, शफाफ बनाया जाएगा, ताकि सब उसके नताइज को तस्लीम करें। आप क्या कहते हैं, क्या ऐसा हो जाना चाहिए? पहली बात है कि मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है कि कौन सी इंतखाबी इस्लाहात की आप बात कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात वही काबिल कबूल होंगी जिस पे पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों को इत्तफाक होगा। और अगर इन्होंने ये सोच रखा है कि मौजूदा असम्बली से इंतखाबी इस्लाहात मंजूर करवा लें तो ये एक बहुत अफसोसनाक अमल होगा, क्योंकि एक शख्स की गलती की बिना पर मौजूदा असम्बली में उसकी नुमाइंदगी नहीं है। और पिछले इंतखाबात कितने भी बुरे थे, कितने भी धांधली से करवाए गए थे, उसमें कितनी भी नाजायज़ तरीका इस्तेमाल किया गया था, बहरहाल उस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी हुआ सरकारी तौर पे, उसमें उस पार्टी को कामयाब करार दिया गया था और उस पार्टी को कई करोड़ वोट मिले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप उसकी नालायकी और नाअहली का फ़ायदा उठाते हुए इस पार्लियामेंट से कुछ ऐसे फ़ैसले करवाना चाहते हैं जिसमें उन करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, तो इखलाकी तौर पे ये एक गैर मुनासिब फ़ैसला होगा। और अगर हम ये फ़ैसला करेंगे तो फिर इसके जो मुज़मरात होंगे वो बड़े अफसोसनाक होंगे। आप फ़ैसला करने की सलाहियत तो रखते हैं क्योंकि आप ताकतवर हैं, आप असम्बली के अंदर बैठे हैं, एक रेजोल्यूशन पेश होगा, उस पर वोटिंग हो जाएगी और आप उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि उसमें नुमाइंदगी नहीं होगी। और हम ऐसा काम क्यों करना चाहते हैं जिसमें नुमाइंदगी लोगों की ना हो? आने वाली कल को फिर हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना करेंगे। एक हंगामा होगा, एहतजाज होगा, मुमकिन है जुलूस निकलें, जलसे निकलें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए, तो वो सारा इलेक्शन जो है उसका तस्वर ही ख़त्म हो जाएगा, उस पर लोगों का इत्मीनान ही नहीं रहेगा। मैं एक ऐसा इलेक्शन चाहता हूँ जिस पर लोगों को भरपूर इत्मीनान हो, लोग जो भी जीते लोग उसके साथ शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े हो जाए। अब पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उनके साथ बग़ैर किसी शर्त के चलें। तो बुनियादी चीज़ है, इस्लाहात अगर करनी है पहले तो आप शेयर करें ना आवाम के साथ, इसमें एक नेशनल डिबेट होने दें। जब नेशनल डिबेट ख़त्म हो जाए तो फिर आप कर लें। लेकिन मैं इस ऐवान के अंदर अगर आप फैसला करेंगे सिर्फ, तो मैंने जिन खदशात का इजहार था वो कर दिया, क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट हूँ। डेमोक्रेसी में जब तक रिप्रेजेंटेशन सबकी नहीं होगी वो डेमोक्रेसी आपको पे नहीं करती। और हमने माजी में देखा है कि इस किस्म के तमाम फ़ैसले जहाँ पे डेमोक्रेसी को नहीं इस्तेमाल किया गया, नताइज निकले। और मैं 1985 के इंतखाबात का आपको हवाला दूंगा, वहाँ पे एक ऐसा फ़ैसला किया गया कि गैर जमाती बुनियादों पर एक शख्स ने फ़ैसला किया इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने का। आपने इलेक्शन करवा लिए, लोग पार्लियामेंट में भी चले गए, कानून साजी भी उन्होंने की, लेकिन एक ऐसा गलत रवैया अख्तियार हो गया कि हम उसको अभी तक निपटते हैं। आप इलेक्शनों में जो ख़राबी है, पिलडैट है, आप उससे मशवरा करें। आप ऐसी जितनी भी NGOs हैं उनसे मशवरा करें। आप सियासी पार्टियों को कहें वो तजवीज़ दें। बस हर सियासी पार्टी अपनी अपनी तजवीज़ प्रेस में आके दे दे, ताकि आप जैसे मुझ जैसे जो हज़ारों हम अपना बैठे हुए हैं सहाफ़ी अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, हम भी अपनी उसमें इनपुट डाल दें। सही।
इफ्तिखार साहब, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन नहीं है या उसकी राय इसमें शामिल नहीं है। लेकिन नवीद चौधरी साहब, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी है उसमें सेनेटर अली ज़फ़र, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, वो खुद अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इन इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर, तो इसमें बाकियों का क्या कसूर है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि सेनेटर अली ज़फ़र एक बहुत माहिर कानूनदान भी हैं। उनको चाहिए था कि वो यहाँ जाते, बैठते और अपनी तजावीज़ देते। आपने कौमी असम्बली से खुद इस्तीफ़े दिए हुए हैं। अब एक जगह मौका मिल रहा है और सारी पार्टियों की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है, तो वहाँ आप चले जाएँ। अगर हम ये कहते हैं कि हम APC बुलाए हुकूमत और उसके बाद कोई फ़ैसला करे, तो ये तो APC का भी बाइकाट कर देंगे। अच्छा, ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये नागुज़ीर है। होता ये है कि हर इलेक्शन के बाद हम ये कहते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ें जो हमारे सामने आ गई हैं, कमज़ोरियाँ, इनको कैसे दूर करना है। नए नए तजर्बे होते हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो रिजर्वेशन शो की जा रही थी, क्योंकि ये भी सारी तजावीज़ हैं, पहली बात तो ये है ना, और कंक्रीट फॉर्म में सामने भी नहीं है। और हमारे, हाँ बिल्कुल, अभी हमारे सामने कंक्रीट फॉर्म में है भी नहीं। इतला ये है कि याद सादिक साहब ने ये कहा है कि ये जो तासुर दिया गया है कि पार्लियामेंट फैसला करेगी कि किसी सियासी जमात को बैन करना या नहीं करना, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं बतौर तालिब इल्म समझता हूँ कि बजाय कोई हुकूमत किसी पार्टी को बैन करने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजे, जो तरीक़ेकार है, उससे बेहतर है कि पार्लियामेंट में बहस हो। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कि नहीं भी इसको पार्टिसिपेट करने दो, जो इनके बंदे जराइम में मुलव्वस हैं उनको आप सजा दे दो। इसमें अब 4 नुकात हैं बुनियादी तौर पर, जो मैंने अब तक ये सारा मामला देखा है। इसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। फोकस 4 नुकात पर किए, चारों बहुत ज़रूरी हैं। एक, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के नताइज में तग़यीर होती है ना, ये एक बहुत ही सस्पेंस क्रिएट कर देती है सारे मामले पर, बल्कि सस्पेंस क्या, ग्रे शेड, ब्लैक शेड, और उसके बाद तनाज़ा खड़ा हो जाता है। प्रिजाइडिंग अफसर या जो अमला है इंतखाबी, उसको इतनी जदीद सहूलियात दी जाएँ कि वो फौरी तौर पर इंतखाबी नताइज से आगाह कर दें और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मामला। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमने 2018 में ऑब्जर्व किया कि ये हुआ है। फिर वो कहते हैं कि इसमें कोई टाइम फ्रेम का तयन नहीं, टाइम फ्रेम नहीं है। उनका अगर लेट होगा तो प्रिजाइडिंग अफसर को उसकी ठोस वजूद देनी होगी। बात ठीक होगी ना, टाइम फ्रेम करने का टाइम फ्रेम। देखिए, एक टाइम बाउंड ये है कि देखिए एक नॉर्मल टाइम है, टाइम बाउंड ने भी इन्होंने किया, लेकिन अब आप 3 दिन, ये पॉइंट भी अगर आप 3 दिन ले जाएं आगे तो उसके बाद आई एग्री विद यू। देखिए सर, एक चीज़ को आप जो खुला छोड़ देते हैं ना जी, उसी में सारा गड़बड़ हो जाती है। नहीं, वो आप करेंगे ना, भी तो तजावीज़ हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि देखें इंतखाबी अखराजात जो है ना, गो के वो उसका तरीक़ेकार तो कोई नहीं है। मैं कहता हूँ मैं सपोर्टर हूँ, इफ्तिखार साहब इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो पैसे मैंने लगा दिए, तो अखराजात कहाँ गए? लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको कागजात में भी बढ़ा दें ताकि अखलाकी तौर पर भी बुरा ना लगे, बढ़ा दें। गुड पॉइंट, ये भी कर लें। आप 1 करोड़ रुपये कर दें। एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। उन्होंने कहा है जी सिक्योरिटी के जितने भी एहलकार होंगे ना, ये होंगे पोलिंग स्टेशन के बाहर। ये नहीं होगा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर सिक्योरिटी एहलकार आ जाए। हाँ, प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो महसूस करता है कि खुदा न खास्ता को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो कहता है कि आप अब मैं आपको बुला लेता हूँ अंदर, वो बाहर रहें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा मामला ये है कि वो उन्होंने कहा है कि ये जो जितने भी नुमाइंदे होंगे मुख्तलिफ पार्टियों को, पोलिंग एजेंट्स होंगे, इनको भी मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त दी जाए ताकि मोबाइल फ़ोन ले आए अपने अंदर। वो जो इलेक्शन का नतीजा होगा, नताइज, उसमें ये भी अपना जो रोल है वो पूरी तरह से प्ले कर सकें। तो ये सारी पार्टियों के फेवर में है कि जो पहले पाबंदी लगा देते ना, आपने ये लेके नहीं जाना। देखें ना, जो वोट डाल रहा है वो तो ज़ाहिर है एक जो तरीक़ेकार है कि कर्टन लगा हुआ है, वहाँ जाकर उसने वोट डाल दिया, नताइज हो गए, तस्वीरें आपने खींची, फॉर्म बन गया, फॉर्म बनने के बाद आपने अपने उम्मीदवार को भेज दिया और उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी सामने आ गई। तो ये इस्लाहात तो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन आपका पहला सवाल जो है, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि PTI भी इसमें बतौर जमात अपनी आरा जो है लाजमी शामिल करे और बताए। जो कोई इतराज़ है वो इतराज़ भी उठा दे, उस पर हम बहस कर लेंगे। बिल्कुल सही आपका पॉइंट है, वो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, वो इतराज़ात उठाएं, और ताकि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं इसकी एक वैलिडिटी हो, इसकी एक रिस्पेक्ट हो, इसका एक एहतराम हो। ठीक है सर, आप दोनों की बात दुरुस्त है, लेकिन पीजे सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा भेजा जाए कि अपनी तजावीज़ पेश करें? आई थिंक इफ्तिखार ने और नवीद ने जो बातें की हैं ये बड़ी वज़ादार और बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें हैं। बिल्कुल उनको लेना चाहिए, लेकिन आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें ना। पाकिस्तान में आपके 4 वज़ीर आज़म 2 साल का टेन्योर और कुछ महीने पूरा करते हैं। आपके 4 वज़ीर आज़म फिर 1 साल और कुछ महीने पूरा करते हैं। आपका 13 वज़ीर आज़म 1 साल से नीचे का टेन्योर पूरा करते हैं। इंटरिम 6 महीने के करते हैं। द क्वेश्चन इज़
आप अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तो देखो। आज आप बात कर रहे हो इसकी रिफॉर्म्स की, 70 to 73 प्रपोजल्स आए हैं, 70 to 73। अब ये 70 से 73 अगर आपके पास रिफॉर्म्स आप लेके आ रहे हैं तो फिर तो आप इलेक्शन कमीशन का नया ही आप चैप्टर आपने खोल लिया जी। उसके बाद जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कहा है कि रिजल्ट्स जल्दी आने चाहिए। आई टोटली एग्री विद इट। अब फिर साथ बीच में एक लकूना डाल लिया है, अगर नहीं आते तो फिर हमें सॉलिड रीजंस दो। और भाई सॉलिड रीजंस वो पहले भी देते रहे सारे, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये हो गया वो हो गया, अब इन्होंने कहा कि इंटरनेट काम नहीं करेगा, फिर क्या होगा? तो ये मेरे नज़र के अंदर इसके अंदर फिर भी लकूनास हैं। और आप सबसे पहले और ये फिर आपने पैसों की बात की है कि करोड़ रुपया कर दो, ये कर दो। वो यार किस मुल्क के अंदर वो लोग पैसे दे के आके आपके काम करते हैं? मुझे बता दें। आप तो करप्शन यहीं से शुरू कर देते हैं। नहीं, कि जो लोगों को पैसे दे रहे हैं 500,000 रुपए। पीजे एक सेकंड, बात ये है कि ये जो आपने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है ये मज़ाक का खेज है। यानी जो हमने कवानीन में इसका रखा हुआ मज़ाक का खेज है। इस मज़ाक का खेज को कोई पॉजिटिव लेना यार। 1 करोड़ कर दें कौमी असेंबली के लिए, क्या है? मैंने मज़ाक का खेज बात लगती है कि इतने लाख रुपए में हो जाए, ये नहीं है। और फिर झूठ हम ये बोलते हैं कि नवीद ने पैसे दे दिए, जावेद ने पैसे दे दिए, मुन्नज़े ने पैसे दे दिए, ये सब झूठ है। तो आप एक दफा इस झूठ से आगे निकल जाना यार। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका यही है ना, रिफॉर्म्स की जाए। रिफॉर्म्स की जाए। और आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि रिफॉर्म्स जितनी भी होंगी वो कम होंगी, तमाम जमातें उस पर सेटिस्फाई नहीं होती हैं। लेकिन देखना ये है कि अगर ये हुकूमत जब अपने वक्त से पहले बताया जा रहा है कि 14 अगस्त से अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उससे पहले ये रिफॉर्म्स कर दी जाएंगी, तो जावेद साहब आपको क्या लगता है, क्या इन रिफॉर्म्स पर सब लोग इत्तफाक कर लेंगे और जो इसका कंसर्न है वो पूरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन का काम और ये जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं उनका मकसद है लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करना, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और वो इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लें और जो जीते वो हुकूमत संभाले। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि ये गैर सियासी सोच के ज़रिए की जा रही है, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया कि एक पार्लियामेंट जो पूरी ही नहीं है, एक इनकम्प्लीट पार्लियामेंट में आप रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं जिसमें जो माजी की इक़्तिदार वाली पार्टी है उसका कोई रोल ही नहीं है। और दूसरी चीज़ आप सबको याद होगा जब पीटीआई अपने दौर में ईवीएम के बारे में रिफॉर्म्स लेकर आई थी तो हम सब एक बात करते थे कि इलेक्शन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। अगर अपोजिशन इन प्रपोजल को अप्रूव नहीं करती तो फिर नहीं होनी चाहिए। आज भी वही बात है। अगर आप अपोजिशन को एक गैर सियासी सोच के जरिए आउट किया हुआ है, उसके बगैर खुद आउट हुए, लेकिन इनको मौका मिला था उनको इन करने का, जो इन्होंने नहीं किया। बुनियादी तौर पे हमारी इस सोच से हमें निकलना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात पता क्या है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। 14 महीने आपने अपने मतलब की ख्वाहिशात की तमाम रिफॉर्म्स कर ली, आपको 14 महीने पहले क्यों नहीं याद आया? 6 महीने पहले क्यों नहीं याद आया? 4 महीने पहले क्यों नहीं याद आया? आज 4 हफ्ते पहले आपको याद आ गया रिफॉर्म। तो आज उन पे कौन डिबेट करेगा, क्या होगा? मेरी तजवीज़ बड़ी सिंपल है, आप रिफॉर्म्स टेबल कर दें, मगर जो आने वाली हुकूमत है जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा, जिसमें एक कंप्लीट पार्लियामेंट होगी, अपोजिशन होगी, तमाम लोग उस पर डिबेट करें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन और उसके जो रूल्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जो इफ्तिखार साहब ने एक और बात की थी जो मज़हब का खेज, मुझे ये इलेक्शन कमीशन बताए, जब से ये इलेक्शन कमीशन बना है, ये एमपीए का 15 लाख, एमएनए का 30 लाख, इधर करोड़ों रुपया खर्च होता है। आपने कितनों को सजाएं दी? आज आप करोड़ कर भी देंगे तो उसका क्या फायदा? जो ये डिक्लेरेशन करते हैं अपने घरों की कीमत जो 50-50 करोड़ होती है उसका 5-5 करोड़ डिक्लेयर करते हो, तो उस पे आपने इलेक्शन कमीशन ने आज तक कितनों पे चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया? तो बुनियादी तौर पे आपको पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, रियलिटी बेस्ड, हकीकत की बुनियाद पर। जहां कोई झूठ बोले तो उसको फिर सजा भी मिले। आपका पॉइंट आ गया। इसी मौजू पर मजीद भी बात करेंगे। भी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए।
वेलकम बैक। जावेद साहब का पॉइंट तो हमने ले लिया, लेकिन इफ्तिखार साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, भला कितने दिन हैं और अच्छे हैं ये लोग, बुरे लोग हैं, ये बहस फजूल बहस है। ये बहस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आइंदा इंतखाबात को तस्लीम किया जाए, उसके नताइज को, और बिला वजह उसमें ऐसी चीज़ें ना रेज़ की जाएँ जिनकी अहमियत ही कोई नहीं है। तो बेहतर है कि पीटीआई वो एक सियासी जमात के तौर पे वो सारा दिन उनका लीडर जो है तकरीर करते रहते हैं, वीलॉग करते रहते हैं, और उनके सारे लीडर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो दोस्तों के साथ बैठ के टीवी पे बातें करते हैं ना, उन पर पाबंदी तो कोई नहीं है ना। तो मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया वो साबित करें कि उनके पास दूसरों के मुकाबले में शायद कोई बेहतर अकल है। वो अपनी बेहतर अकल का मुजाहरा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें कि ये हमारे ये मुतालबात हैं। ओके, सेम आई विल रिक्वेस्ट टू द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आपके पास भी बड़े बड़े दानश्वर बैठे हैं, टीवी की स्क्रीनों पर इतनी बड़ी दानश्वराना गुफ्तगू करते हैं, वो भी बताएंगे क्या वो चाहते हैं। ठीक। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक पढ़ी लिखी पार्टी अपने आप को क्लेम करती है, वो कहती है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा बैलेंस्ड लोग हैं, वो भी करें। अब 3 बड़ी जमातें आ गई, आइए मौलाना फजल रहमान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी कर दें। अब ये सारी चीज़ें आवाम तक चली जाएं, फिर आवाम में से जो सिविल सोसाइटी की अहम तंजीमें हैं जिनकी कोई बैनुल-अक़वामी हैसियत है, वो इन सारों के ऊपर एक डिबेट करे, 2, 4, 3 दिन के मुज़ाकरे करें और उसमें शॉर्ट लिस्ट कर दें। वो होगी एक चीज़ जो पाकिस्तान के आवाम के जज्बात की नुमाइंदगी करती हो। अगर फिर ब्यूरोक्रेट्स ने बनाना है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि नौकरशाही के लोग बनाते हैं। मसलन रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं कौमी असम्बली के, वो बनाए हुए ब्यूरोक्रेट्स ने, रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए हुए सूबाई असम्बली के ब्यूरोक्रेट्स ने। वो ऐसे रूल्स बनाते हैं कि वो उसमें खुद ना फंसें। मसलन जो है क्वेश्चन आवर में वो ऐसा सवाल नहीं लाने देते जिसमें वो फंसते हों, वो कोई ऐसी तहरीक इस्तेकाक आने नहीं देते जिसमें वो फंसते हों, वो ऐसी कोई अर्जेंटमेंट मोशन आने नहीं देते जिसमें वो फंसते हों। उसमें शराइत लगा दी है कि अर्जेंटमेंट मोशन वो होगी जो इजलास के इतने दिन पहले नहीं होगी, इतने दिन बाद नहीं होगी। अजीब किस्म की चीज़ें हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने तजवीज़ पेश की है, सियासी पार्टियाँ साबित करें वो संजीदा हैं, सियासी पार्टियाँ अपनी संजीदगी साबित करें कि पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए वो कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, हम उनसे ये नहीं कहते कि वो पैसे निकाल के दें या कोई ऐसे कानून साजी करें, हम उनसे बेहतर इंतखाबात के लिए कानून साजी मांग रहे हैं, लेकिन वो कानून साजी कीजिएगा जो दुनिया में राइज है। ऐसे मुतालबे ना करिएगा कि चांद मांगना शुरू कर दें कि जाओ आसमान से चांद उतार के लाओ तो हम इलेक्शनों में जाएंगे, ऐसा काम ना कीजिए। इफ्तिखार साहब ने बात की है ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, लेकिन मैंने तो हर जगह यही देखा है कि हर किसी ने अपना उल्लू ही सीधा किया है, खा वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो सियासतदान हों, या वो कोई रहनुमा हो, या कोई सहाफ़ी हो, वो कोई भी हो, मुहावरे के तौर पर हर कोई अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को फ्रेम कर रहा है। लेकिन पीजे सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो भी बताइएगा। साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो एक दफ़ा रिफॉर्म्स लाना चाहिए थी ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर भी बात हुई थी, तब क्या सूरत हाल थी? हर बार हर कोई रिफॉर्म्स करना चाहता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता ये प्रोसेस। जैसे मैंने पहले कहा ना, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि कितने वज़ीर आज़म कितनी देर रहे। अभी जावेद ने बात की थी कि 5 साल पूरे, किसने 5 साल पूरे किए? मुझे बता दें आप, किसने किए 5 साल पूरे? अच्छा। बात तो हम डेमोक्रेसी की करते हैं, आप तो किसी को टिकने नहीं देते। तो जब कोई बंदा नहीं टिकेगा तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम एक अपहीवल में जाएगा। ठीक है। अब बात आती है यहाँ कि ये तो पीटीआई को एक बहुत अच्छा एक मौका मिल गया है कि उसके पास, वो कहते हैं ना, गुड रिडन्स टू बैड रबिश। आप सारी पार्टी को दहशतगर्द नहीं कह सकते, जो जिन्होंने किए काम पकड़ो, उनको बंद कर दो, चाबी फेंक दो, बट यू कांट बैन। जिस तरह इफ्तिखार बात कर रहे हैं, करोड़ों वोट लेके आए, इसके सारे दहशतगर्द हैं यार। आपने एक वो बना लिया उठा के, वो हो गया, पहले अपने नवाज शरीफ को कर दिया, फिर जरदारी को कर दिया, आज इनको कर दिया। ये तो हमारा नेशनल कैरेक्टर है। फिर हम जमहूरियत की बात करते हैं, किस जमहूरियत की बात करते हैं? देयर इज नो डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को करते हैं, पीजे के यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेसी लाने के लिए इलेक्शन चाहिए,
और इलेक्शन के लिए अगर आप तजावीज़ दे दें तो ये अच्छी बात नहीं है कि कौमी कंसेंसस हो जाए, एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हो जाए, दैट विल बी ए गुड। बाद में जो अगले दिन जो जुलूस निकालना और मुजाहरा करना है तो हम पहले क्यों ना तय कर लें। ठीक है, तो आप मुझे ये इफ्तिखार, बताएं। आप ठीक है, अपने जो लफ्ज है ना पहले वाले, आप अपने पहले लफ्ज को रिकॉर्ड करवाएं जो आपने बात की है। ये रिजल्ट्स जो हैं, जो आपने कहा है जी। कि इनको एक्सेप्ट करना है, ये नहीं करेंगे एक्सेप्ट। सर यही तो बात है, उसी के लिए तो कोशिशें कर रहे हैं, मिलकर बैठे हैं ताकि रिफॉर्म्स कर ली जाएं। जावेद साहब आप क्या कहते हैं, हो पाएंगी, बैठ सकेंगे? और दूसरा पॉइंट ये है मुनीज़, सर पहला क्या था? पहला ये था कि अगर आपने रिफॉर्म्स करनी हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्शन से पहले आप इलेक्शंस की लेजिटिमेसी को चैलेंज मत करें और ऐसे एक्शंस मत लें, ऐसी चीज़ें मत करें जिससे इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन डाउटफुल हो जाएं। बुनियादी तौर पे जो हुकूमत करना चाह रही है, हुकूमत उसी तरफ जाना चाह रही है, और अगर एक नॉन पॉलिटिकल सोच के ज़रिए रिफॉर्म्स के नाम पर अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालने का रास्ता निकालना चाहती है तो ये गलत है। ये एक गैर तजवीज़ क्या सियासी देते हैं सोच आप? होगी। तजवीज़ ये है कि रिफॉर्म्स का अब टाइमिंग नहीं रही, तो फिर बगैर रिफॉर्म इसलिए कर दें। बिल्कुल करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा। नहीं जब सर। टाइम था, एक सेकंड ना, नहीं सर आप कैसे कहती हैं? क्योंकि एक महीना जब एक पड़ा है अभी। पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में आना चाह रही थी या गलती से चली गई, हमने कहा कि वो गलत गए, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गलती से वापस आना चाह रही थी, आपने उनके रास्ते नहीं, ब्लॉक नहीं, कर अब क्या दिए। करें फिर, रिफॉर्म तो ना भाई करें। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं है पार्लियामेंट में, बाहर तो है। बाहर है तो आप तजवीज़ें तो- पेश करें। ओ भाई आप तो उसको बैन करने का ओहो, सोच रहे बैन हैं। छोड़ो ना। आप ही की हुकूमत सुप्रीम अच्छा। कोर्ट हमारा में जिस एक बात देखना, की आपकी करते हैं, मैं ख्वाजा कह रहा हूं बाहर आसिफ की बैठे हैं, बुनियाद तजवीज़ें पर- पेश करें। और कैसे करें कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप सारा बैन दिन तो करने के लिए टीवी पे बैठे सुप्रीम होते कोर्ट में हैं, चले गए। सारा दिन टीवी पे सुप्रीम बैठ के कोर्ट बातें में करते हैं। कौन गया है उनको बैन करने के लिए? हाँ, नवीद चौधरी साहब चाहूंगी, बहस तो बहुत हो रही है, लेकिन एक नई बहस ये भी छिड़ सकती है कि इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पे करवाने हैं वो तो या पुरानी नई मर्दमशुमारी मर्दमशुमारी पे पे करवाने होंगे, ये हैं। बहस है ही नहीं। तो फिर प्लीज, नई इतना मर्दमशुमारी शेयर के ऊपर इतना बजट कैसे ज़ाया कर दिया नहीं, आपने? नहीं, नहीं, ये नहीं, ये बहुत टू देखिए, डिफरेंट वो तो एक हमारी प्रोसेस है, वो तो चलता रहेगा। वो तो सारा उम्र चलता रहता है। मर्दमशुमारी वाला मामला जो है उसके ऊपर तो सारा मुल्क का जो नहीं, निज़ाम सर, है इसको ये उसके- इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ अच्छा, द चलो। डिस्कशन। ये अच्छा, या मैं ये दूसरी बात बता देता हूँ। ये मामला किसी और तरफ चल जाएगा। ये देखिए, इंतखाबी इस्लाहात इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब एक प्रोसेस मुकम्मल होता है इलेक्शन का तो उसके बाद पता सही। लगता है कि ये कोताहियाँ रह गई। 1973 का आइन जब हमने नाफज कर लिया तो उसके बाद हमारा जो सिस्टम था उसमें कौमी असम्बली के इंतखाबात पहले होते थे, 1 या 2 दिन के वक्फे के बाद सूबाई असम्बली के इंतखाब होते थे। ठीक है, फिर आइन साजों ने सोचा कि इस तरह से नताइज जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, असरअंदाज होते हैं। एक पार्टी जीत रही है तो सूबों में भी उसकी अक्सरियत हो जाएगी, तो एक ही दिन करें ताकि जो वोटर ने ऊपर वोट देना ऊपर दे, जो नीचे सूबाई असम्बली में देना सूबाई असम्बली में तो दे। तमाम ये मामला आ पॉलिटिकल गया। पार्टीज का कंसेंसस पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं पोलिंग सही। स्टेशन के अंदर, वोटर आ रहा है, उसका शनाख्ती कार्ड देखा हमने, उसके बाद तमाम जमातों के पोलिंग एजेंटों ने उसको शनाख्त किया, उसी इलाके के होते हैं, उसका नाम काटा, पर्ची दी, वोट डाला, चला गया। अब हर एक को पता है कितने वोट इस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बूथ में कास्ट हुए हैं, शाम को प्रेसिडेंट का रिजल्ट दे देना है। तो ये तरीक़ाकार पहले भी दुरुस्त है उसको, लेकिन यह है कि जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फिर मजीद ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ठीक है, तो जो तजावीज़ जितनी भी है ये बहुत अच्छी है। ईवीएम को हमने जितनी भी निकाल रिफॉर्म्स दिया। थी सर आपने वो हाई, लेकिन वो मैं अभी तो यही बता बात सकता हूँ समझ आ आपको। रही है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो करना वक्त की ज़रूरत है और अगले इंतखाबात से पहले ये वक्त का तकाजा भी है ताकि तमाम जमातें इसके ऊपर एग्री करें, इसके नताइज के ऊपर। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं और उसके बाद आएंगे वापस, बात करेंगे जो शख्स अपनी जान खो बैठा है डिजिटल कर्ज की वजह से। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑनलाइन कर्ज के सूदी जाल में एक शख्स इस तरह से फंसा कि उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। 2 बच्चों का वो बाप है और 42 साल उसकी उम्र है। नाम मोहम्मद मसूद है और ज़िंदगी हार चुका है, हिम्मत हार चुका था। उसके ऊपर कर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया था, डिजिटल ऐप से उसने यह कर्ज़ लिया था जो कि आनन फानन बढ़ता चला गया और वो उसकी अदायगी ना कर सका। अदायगी ना करने की सूरत में उसने और एक जगह से लोन लिया। तो ये तमाम सूरत हाल क्या है, मैं चाहती हूँ नवीद चौधरी साहब आप इसको एलाबोरेट कर दें। देखिए, पहले तो वाक़या ज़ाहिर बड़ा अफसोसनाक है, जिस पर दुख का इज़हार किया जाना चाहिए, किया जा रहा है। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें बैंकिंग चैनल में नहीं आ रही उसका हर शहरी को पता है, कोई इतना बड़ा राज नहीं है, माफ़ कीजिएगा।
हमारे यहाँ जब साइबर क्राइम शुरू होता है तो उसमें दो तरह की वारदातें होती हैं। एक तो वो लोग हैं जो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, फिर एक वो लोग हैं जो तरगीब दे के दूसरों को फंसाते हैं, वो भी लूट जाते हैं बाज़ औक़ात। अब रिपोर्ट जो आई है वो ये आई है कि सबसे ज़्यादा जो ये ऐप्स हैं यही डाउनलोड की जा रही हैं प्ले स्टोर से, कर्ज वाले। एक रिवाज चल पड़ा क्योंकि बड़ी जल्दी कर्जा दे देती हैं, लेकिन जो ले रहा होता है उसको भी पता होता है कि मैंने शराइत क्या तय करनी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ कहा हुआ है कर्ज देने के ये तरीक़ेकार होगा बैंकिंग चैनल के थ्रू। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन उसको रेगुलेट करना है। इनफरादी तौर पर आपने कर्जा लिया, इस वाक़े के अंदर भी ये जो मामला सामने आया है उसमें एक नहीं, अब तक पता लगा कि 2 ऐप से उन्होंने कर्जा ले लिया था। अब पता नहीं आगे कितना बढ़ गया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन बात फिर यही है कि जब आपको कानूनी तौर पर ये बता दिया गया है कि आपने कर्जा इस तरीके से लेना है, उसके लिए लाइसेंस का इजरा होता है। ठीक। फ्रॉड अगर होने पर आए तो जो कोऑपरेटिव का फ्रॉड था उसने हिला के रख दिया था पूरे पंजाब को। आपको पता है इफ्तिखार साहब कितना बड़ा इशू बना था। पीजे सर, यानी नवीद चौधरी साहब, यानी कि जो सर्टिफिकेशन है वो अगर नजर आ जाए तो फिर क्रेडिबिलिटी उसके बाद आप अगर यहाँ पर भी आप डिजिटल लोन लेना चाह रहे हैं तो उसमें देख लें कि ये आया सर्टिफाइड है तो आप आगे चले जाएं। ठीक है पीजे सर, आप इस पर क्या कहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये। बिल्कुल जी, अफसोसनाक खबर है। और मैं तो यही कहूँगा कि एक सोल्यूशन की तरफ जाएं। आप सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरोज़ बनाएं। ये हमारे गरीब लोगों को, बेचारों को नहीं पता होता, ये अनपढ़ लोग होते हैं और ये जाके ये ट्रैप्स में आ जाते हैं लोन शार्क्स के, और फिर ये आपके सामने ऐसे हादसा हो जाते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि हमें एक सेंटर पॉइंट बनाना है, हर शहर के अंदर आते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो बनाए, जहाँ एक्सपर्ट्स बैठाएं, वॉलंटियर्स बैठाएं जो लोगों को फ्री एडवाइस दें। तो जब आप इस तरह करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा ये खिदमत खल्क है, ये जमहूरियत है, और ये आपकी लोकल बॉडीज़ जो है ये एक एक्चुअल एक काम करेंगे। बाकी इसमें हम जितनी मर्जी बहस कर दें, एक तो सुसाइड हराम है, उसको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो बेचारा करे क्या। देखो ना, एक डिफीटेस्ट हो जाता है इंसान जब उसके ऊपर लोन शार्क्स उसको थ्रेट करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। आई एम ग्लैड साइबर क्राइम पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, और ऐसे लोगों को जो करते हैं, जो कि ऐसे एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, आई थिंक उनको चेक एंड बैलेंस करना। ठीक है इफ्तिखार साहब, हमने देखा कि किस तरह जो उसकी जब स्टोरी सामने आई तो उसमें ये बात पता चली कि ही वाज वर्किंग समवेयर, और वहाँ से जब उसे बर्खास्त किया गया तो फिर वो अपना अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये भी एक अलमिया है कि एम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा हो जाए तो जो मालिकान होते हैं वो अपने स्टाफ को बग़ैर किसी दर्द दिल के टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बारे में क्या करना चाहिए? बदकिस्मती है, कहती हैं हम अपने आप को मुसलमान हैं, हज करने जाते हैं, कुर्बानी देते हैं, सदक़े देते हैं, ज़कात देते हैं, और जिस इंसान को मदद की ज़रूरत होती है उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। और दूसरी बात है कि मैं मुतालबा करूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तंदूर वाले लड़के को भी उन्होंने इतनी अहम असाइनमेंट भी दे दिया। आज उन्होंने एक बच्चे को अपनी कुर्सी दे दी बैठने के लिए कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ ए टेस्ट केस फॉर यू, फॉर योर कैबिनेट, फॉर योर एडमिनिस्ट्रेशन। कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल। बंद करें ये सारा का सारा ड्रामा जो चल रहा है। स्टॉप इट, वी डोंट नीड देम। ये कोई कारोबार नहीं है, ये फ्रॉड है। डोंट सपोर्ट द फ्रॉड। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी as a chief minister, as a prime minister, as a IG, as chief secretaries, for God's sake, do it or give me a result within a week. ठीक है कि इस जो नासूर है इसको रोकना होगा। किस तरह से ये फैंसी तरीके से जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको अपने जाल में फंसाया जाता है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है, क्या कितना वक्त लग सकता है इसको रोकने में? देखो, वक्त तो इसको चाहिए, अब इसलिए चाहिए कि ये कोई पहल नहीं है कि इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हो रहे हैं। इन वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे SCP, SACP है, स्टेट बैंक है, नादरा इवन डाटा सप्लाई के लिए है, फिर उसके अलावा PTA जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका रोल है, और फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ FI है। इन तमाम को एक्टिवेट होना पड़ेगा। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे हम इनको रोक नहीं सकेंगे। और बुनियादी तौर पे वजह यह है कि लोग इजी मनी की तरफ जाते हैं। उनको इस चीज़ की, चूँकि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को पैसे की एक्सेस नहीं है, माशरे के अंदर उनके मसाइल बढ़ रहे हैं,
तो उनको आसानी से ये कर्ज़ा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वो फंस जाते हैं इस जंगल में। इस जंगल से इनको रेगुलराइज करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए हुकूमत का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। जब तक रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ अमली तौर पे कुछ नहीं करेंगी, ऐसे लोगों को नहीं पकड़ेंगी, जैसे माजी में जिस तरह डॉलर्स का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, आपको याद होगा 2003, 4, 5 में, शाह वाला, तो गुजरांवाला शाह वाला, गुजरांवाला वाला, तो ये इस तरह के जो चोर डकैत की शक्ल में आते हैं, सही। इनको सिर्फ और सिर्फ स्टेट पकड़ती है और उनको ये जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, इनको ऑपरेशनल एक्टिव होना पड़ेगा और सजाएं देनी पड़ेंगी। सर, तजावीज़ तो हमारे टेबल से बहुत अच्छी दी गई, लेकिन ये है कि एक ख़ानदान का सरबराह था जो 2 बच्चों का बाप था, वो चला गया है। कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। ये काम तो चले गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन हमें खुद ये करना है कि हमें इस तरह के फ्रॉड से खुद को महफूज रखना है, अपने घर वालों को महफूज रखना है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।